चलो बच्चों, आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा पढ़ाने वाले हैं। विद्युत धारा के टॉप 50 क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। विद्युत धारा के टॉप 50 क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड में सीधे सीधे पूछे जाएंगे टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। देखो, अगर 1 ESU की बात होती है, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट की बात होती है, तो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता कितना के बराबर है? 4.78 × 10⁻⁻10 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इसका ऑप्शन ए था। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, ध्यान से देखेंगे। चालकता का SI मात्रक है। देखो बेटा जी, कहा गया है चालकता का SI मात्रक। ठीक है, तो आपको पता है कि जिसका भी मात्रक पूछना रहता है, निकालना रहता है, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो चालकता बराबर होता है 1 बटा, क्या होता है बोली? चालकता बराबर क्या होता है? 1 बटा प्रतिरोध। बोलो 1 बटा क्या भाई? प्रतिरोध। और देखो 1 बटा प्रतिरोध का क्या होता है बेटा जी? ओम। तो चालकता का क्या हो जाएगा? ओम जब ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स में लिख सकते हैं हम। ठीक है, ओम इनवर्स। ऑप्शन में यहाँ क्या दे रखा था? A, B, C एंड D। ऑप्शन में दे रखा था ओम, ऑप्शन बी में दे रखा था 1 बटा ओम, ऑप्शन सी में दे रखा था ओम मीटर, और ऑप्शन डी में दे रखा था 1 बटा ओम मीटर, 1 बटा ओम मीटर। तो आंसर कौन सा बेटा जी? आंसर हमारा क्या है? डी। तो चालकता का SI मात्रक पूछा गया था। अब बेटा जी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है विशिष्ट चालकता का, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकता का SI मात्रक, विशिष्ट चालकता का, तुरंत भगा देंगे कि गप करके देखेंगे तो। विशिष्ट चालकता का SI मात्रक, फिर से आप देखिएगा, मात्रक पूछा है, मात्रक के लिए फॉर्मूला तो हम किसका लिखेंगे बेटा जी? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता बराबर एक फॉर्मूला होता है 1 बटा, जैसे चालकता का होता है 1 बटा प्रतिरोध। ठीक है, 1 बटा प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकता का होता है 1 बटा विशिष्ट, कुछ वो जी प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और देखो 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? रो से। एंड विशिष्ट चालकता को K से। अब देखो रो का कहाँ से निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, R बराबर रो इंटू L बटा A। यहाँ से रो का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो R इंटू A बराबर होता है रो इंटू L। तो बेटा जी रो बराबर क्या होगा? R इंटू A बटा क्या होगा? L। तो अब हमको जिसका मात्रक चाहिए K बराबर 1 बटा क्या है? रो। तो रो का मान यहाँ रख देते हैं R इंटू A बटा कितना बेटा जी? L। अब इसको सोल्व करेंगे तो L ऊपर हो जाएगा, L बटा होगा R इंटू A। चलो अब इसका मात्रक देते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा जी? मीटर। ठीक है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, प्रतिरोध का मात्रक होता है बेटा जी ओम, और यहाँ पर देखिएगा क्षेत्रफल है ये, तो ये होता है मीटर, क्या हुआ जी? मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? मीटर। तो इसका जो मात्रक हो गया 1 बटा ओम, और क्या हो गया बेटा जी? ओम मीटर। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन दे रखा था, इसका जो ऑप्शन हमारा था A, B, C एंड D। ऑप्शन ए था बेटा जी हमारा ओम, ऑप्शन बी था 1 बटा ओम, ऑप्शन सी था ओम मीटर,
ओम मीटर और ऑप्शन डी था 1/ओम मीटर। तो बोलो कौन सा आंसर है बेटा जी? 1/ओम मीटर, ठीक है। और इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ था ओम और मीटर, जो कि गलत है, ठीक है। तो देख लीजिए कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलो बेटा बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो होता है। रो क्या होगा? आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बटा ए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, आर इंटू ए बराबर रो इंटू एल। रो बराबर क्या हो गया? आर इंटू ए बटा कितना? एल। रो का वैल्यू जो है यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो 1 बटा रो का वैल्यू कितना बेटा? बोलो आर इंटू ए बटा एल। एल कहाँ चला गया? ऊपर। आर इंटू क्या हो गया? एल। लंबाई का क्या हो गया? मीटर। आर प्रतिरोध का क्या हुआ? ओम। और यहाँ पर क्षेत्रफल का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया? मीटर। 1/ओम मीटर। तो ऑप्शन कौन सा है? डी, ठीक है। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना है हमारा? 4। प्रश्न संख्या याद जरूर रखोगे आप लोग। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। कितना आसान सा पूछा है, देख लो बेटा जी। बार बार पूछता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो जी हाँ, सही जवाब आप बता रहे हैं, ए बी सी एंड डी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है बेटा जी? ओम। जी हाँ, यही सही है। कहता है 1/ओम। जी नहीं, 1/ओम वगैरह का तो कोई चर्चा नहीं है। और यहाँ पर बेटा जी ओम मीटर, नहीं बाबू, ऐसा तो कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। और है 1/ क्या बेटा जी? ओम क्या? मीटर। तो आंसर इसमें कौन सा है बेटा जी? ओम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विभव मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त उपकरण वोल्ट मीटर अथवा विभव मापी है। क्या है भाई? तो वोल्ट मीटर है। विभवांतर किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर। चलो आगे देखोगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, जो पूछता है किसी सेल का विद्युत वाहक बल की माप किससे की जाती है? विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ का किससे मापते हैं? देखिए ये बहुत अच्छा सा लिख देते हैं। किसी सेल मीन्स होता है बैटरी। किसी सेल का, बोलो किसी सेल का कुछ बेटा जी विद्युत वाहक बल, बोलो विद्युत वाहक बल का मतलब होता है ईएमएफ। क्या बेटा जी? ईएमएफ की माप किससे की जाती है? किससे की जाती है ये बताना है हमको। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, देखो बेटा ईएमएफ वोल्ट मीटर से नहीं मापा जाता है, वोल्टेज वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। सेकंड है विभव मापी। जी हाँ, विभव मापी की ही सहायता से हम किसको मापते हैं? ईएमएफ को। उसके बाद आमीटर, बेटा ये तो नहीं होगा। देखिए वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है बेटा जी? विभव को। अमीटर से किसको मापा जाता है? धारा को, ठीक है। और ऑप्शन सी है इनमें कोई नहीं। बोलो तो बेटा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब होगा हमारा? विभव मापी। विभव मापी से ही हम किसको मापते हैं बेटा जी? ईएमएफ को। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हिंदी में कहेंगे विद्युत वाहक बल, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न हमारा बार बार पूछता है। क्वेश्चन संख्या 6 जो है कहता है किस यंत्र द्वारा, ध्यान से देखिएगा, कैसे सेलेक्ट करने हैं आंसर, ये देखिएगा। किस यंत्र द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। देखो बेटा जी आंतरिक प्रतिरोध को किससे ज्ञात किया जाता है? ए बी सी एंड डी। विभव मापी
विभव मापी, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ध्यान देते रहिएगा, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखो बेवकूफ बच्चे लोग क्या करेंगे, ये तो आपको देखेंगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसको मापता है, विभव को। प्रश्न में देख लीजिए किसका बात कहा है, इस यंत्र द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ मापने की बात हो रही है, प्रतिरोध को, तो ये तो वोल्ट मीटर है, ये तो नहीं मापेगा, ठीक है। चलो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर दो चीजों को मापता है, कम विद्युत धारा को, क्या किसको मापता है, कम विद्युत धारा को, ठीक है, कम किसको बेटा जी, कम विद्युत धारा को। तो जो बच्चे ये जवाब दिए वो एकदम गलत है। सो किसको मापता है बेटा जी, विभव मापी, ठीक है, विभव मापी। देखो पोटेंशियोमीटर दो ही काम करता है, ये जो विभव मापी है देख लीजिएगा, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बोले तो स्मॉल क्या बेटा जी, आर, तो दो ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध को जो मापता है वो कौन क्या होता है बुआ जी, विभव मापी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियोमीटर। बोलो क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से, अब एक गलती अगर आप करते हो तो बिहार बोर्ड के टॉप के लिस्ट से आप बाहर हो जाओगे। सो हमारी वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, समझिए, सिर्फ नोट मत कीजिए, एक बार दो बार जितना बार हो, जब तक आप सीखे नहीं तब तक आप इसको देखें। चलो हमारी क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्या कहता है, किसी तार का, देखिएगा ये तो बोर्ड मॉडल है, क्लास स्पेशल है आज का, ठीक है, क्लास स्पेशल है। किसी तार का प्रतिरोध आर है, ध्यान दीजिएगा, किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध जो है वो कैपिटल आर, लंबाई एल, लंबाई जो है हमारा स्मॉल एल दिया हुआ है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तथा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध जो है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध रो है, रो हो, तो देखना है कौन सा फॉर्मूला इसमें सही होता है, ए बी सी एन डी। पहला है आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, क्या आर बराबर ए इंटू एल बाई रो, ऑप्शन सी है आर बराबर रो ए इंटू एल, और ऑप्शन है रो बराबर आर इंटू एल बाई ए। अभी देखो फॉर्मूला जो था वो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसमें, बोलो कौन सा आंसर है, बोलो कौन सा है, ये भी नहीं पता ये लोग को लग रहा है। अभी जस्ट मैं लिखा हूँ कि प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है बाबू, रो इंटू एल बाई क्या होता है, ए होता है। तो ये भी अगर नहीं पता है तो रिजल्ट सोचो कहाँ जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, क्लास स्पेशल था ये, ठीक है। चलो बेटा एक आपका फिर से है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए, ध्यान से देखिएगा, दिए गए परिपथ, दिए गए परिपथ में आई का मान है, दिए गए परिपथ में आई का मान है, आई का मान हमको निकालना है। देखिए फिगर दिया हुआ है, ठीक है, देखो बेटा एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आपको बताना है कि आई का मान क्या होगा। 5 एम्पियर इधर से आया, इधर आपको गया है 3 एम्पियर, यहाँ से आया है 2 एम्पियर और इधर गया है आई, ठीक है। ऑप्शन हमारा बेटा जी है ए बी सी एंड डी। ऑप्शन है 11 एम्पियर, रट के नहीं बना सकते हैं, 17 एम्पियर, -11 एम्पियर और है कोई नहीं। देखिए आप यहां समझिए पहले कैसे बनाएंगे। देखिए किरचॉफ के 2 नियम थे, किरचॉफ का 2 नियम था, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को केसीएल कहा जाता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम को केवीएल कहा जाता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम केसीएल है इसको जंक्शन लॉ बोलते हैं, तो उसको लूप रूल बोलते हैं, ठीक है। जंक्शन रूल में कहा गया था कि किसी बिंदु पर आने वाली सभी धारा का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है।
किसी जंक्शन पॉइंट पर आने वाली सभी धारा का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। या कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर आने वाली सभी धारा का योग किसी बिंदु पर जाने वाली सभी धारा के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट हमारा जंक्शन पॉइंट है। ये जो हमारा पॉइंट है वो जंक्शन पॉइंट है, और जंक्शन पॉइंट पे कौन सा लगता है? केसीएल लगता है। और केसीएल का नियम क्या है बेटा जी? आने वाली, देखिएगा ध्यान से, आने वाली सभी धाराओं का योग बराबर जाने वाली सभी धाराओं का योग, यानी कि उस बिंदु पर जो आ रहा है उन सबको जोड़िए, जा रहा है जो सबको जोड़ के बराबर कर दे। देखो बेटा, इस बिंदु पर पहले कौन आ रहा है? 7 एम्पियर प्लस, और कौन आ रहा है यहाँ पे? 2 एम्पियर। जो आ रहा है उसको देखना है, प्लस, और कौन आ रहा है? 5 एम्पियर बराबर। वहां से जा कौन रहा है? 3 एम्पियर प्लस, जा कौन रहा है? आई। तो देखिए 7 और 2 9 अपन कितना होता है? 14 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर प्लस कितना बेटा जी? आई। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 14 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर, यानी कि 11 एम्पियर। बोलो कौन सा आंसर है बेटा जी इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप बनाएंगे और इस पे डिजिट चेंज करके भी पूछ सकता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ध्यान से सुनेंगे हम लोग, देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हीट स्टोन ब्रिज, देखिएगा, हीट स्टोन ब्रिज नया टाइप का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। हीट स्टोन ब्रिज किस व्यवस्था में सर्वाधिक संवेदनशील होता है? यानी कि 4 को यहाँ व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था में सबसे ज्यादा वो संवेदनशील होता है? ठीक है, ए, बी, सी एंड डी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R4। उसके बाद है R1 लेस देन R2 लेस देन R3 लेस देन R4। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, और है कोई नहीं। तो सबसे पहले बात आइए देखते हैं करके। ठीक है, सोल्व। देखो बेटा, जो हमारा प्रश्न है बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते, इंग्लिश में कहते हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, हीट स्टोन ब्रिज का जो कंडीशन था वो क्या था? तो इसके जो कंडीशन थे वो ये थे, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। और इसको मोर हमको क्या कहा गया है कि सर्वाधिक संवेदनशील होगा। सर्वाधिक संवेदनशील का मतलब R1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? R2 के। R3 का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? R4 के। यानी कि सभी वैल्यू आपस में क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल। क्योंकि अगर बराबर होगा तो बराबर से बराबर कटेगा 1, बराबर से बराबर कटेगा 1, 1 बराबर क्या? 1। सो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर है बेटा जी? तो यहाँ मैक्सिमम स्टेबल, देखना यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबल माने अधिक स्थायी जो है, मैक्सिमम स्टेबल WB का मतलब बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज जो होगा वो कब होगा? जब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू क्या हो? R4 हो। दैट आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है आपका। समझ में आ रही बात? चलो भाई, अभी 9वां क्वेश्चन हम कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट, हम जो चैप्टर्स कर रहे हैं इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसको अच्छे से पढ़िए, नहीं तो जिस प्रकार से इसका नाम है करंट मारता है झटका। ठीक है, चलो अभी तो आप नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो, जब झटका वाला क्वेश्चन आएगा उस समय आपको बताएंगे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, देखिए क्या है, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है। किसका एम्पियर घंटा मात्रक है? ए बी सी एंड डी। सबसे पहला दिया है क्या? शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन बी क्या आवेश का मात्रक है? ऑप्शन सी ऊर्जा का मात्रक है। चलो ऑप्शन डी विभवांतर का मात्रक है। तो चलो भैया आप लोग बताइए इसके आंसर कौन से होने वाले हैं? सी। लेकिन गलत है, देख लीजिए कैसे गलत है, यहाँ पर देख लीजिए बेटा, यहाँ पर लिखिए पहले जो प्रश्न है, एम्पियर और लिखा हुआ है घंटा। देखो बेटा ये किसका मात्रक है, तो आप समझिए एम्पियर किसका मात्रक होता है? करंट का, विद्युत धारा का। देखो यहाँ ध्यान से लिख देते हैं, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है का मतलब यहाँ ये क्या हो गया? आई हो गया, आई ना विद्युत धारा होता है। और घंटा किसका मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है। समय क्या होता है बेटा जी? टी। और यहाँ पर देखो आई, यहाँ हाइफन का मतलब इनटू, और यहाँ क्या? टी। तो कौशी का फार्मूला आई इंटू टी होता है, क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर आई इंटू टी। सो क्यू क्या है बेटा जी? आवेश। तो आपका इसका जो जवाब था वो कौन सा है बेटा जी? आवेश। और ये प्रश्न आएंगे, ये आज का क्लास स्पेशल है कि एम्पियर घंटा मात्रक है तो किसका? आवेश का। और आप इसका गलत जवाब मारेंगे, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, ये देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आप बता दोगे, कल भी कुछ लोग बताए हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ए बी सी एंड डी। ये जो है आवेश, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा आवेश मापा जाता है? विभवांतर, विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन है धारा मापा जाता है। ऑप्शन डी ऊर्जा। कौन सा बेटा जी? आंसर है एनर्जी। कैसे भाई? तो सुनो, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है ईवी, और हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। ये फॉर्मूला ये बता रहा है जूल यहाँ किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का। तो इधर ऊर्जा है तो इस साइड भी क्या रहेगा? ऊर्जा। जिससे प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है? ऊर्जा को, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है किरचॉफ का बिंदु नियम। ध्यान से देखेंगे, किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम इस सिद्धांत का, इस नियम का, इस नियम का पालन करता है, इस नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए देख लो बेटा जी, बिंदु नियम का मतलब होता है, किरचॉफ का बिंदु नियम कहने का मतलब होता है जंक्शन लॉ, ठीक है। इसी को बोलते हैं JUNCTION, जंक्शन लॉ। और आपको पता होना चाहिए कि जंक्शन लॉ जो है बेटा जी, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसका बेटा जी? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। एक क्लास में आपको बता चुके हैं। ऑप्शन ए है बेटा जी ऊर्जा की संरक्षता का सिद्धांत, ऊर्जा की संरक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन बी है आवेश की संरक्षता, आवेश की संरक्षता का सिद्धांत। और ऑप्शन डी है संवेग, संवेग की संरक्षता। करोगे कहोगे फिर बाद में कि याद करते हैं भूल जाते हैं, यही वो कारण है कि गप करने पर ध्यान होता है। और ऑप्शन डी है द्रव्यमान,
द्रव्यमान की संरक्षता का सिद्धांत। आइए इसके ऑप्शन पर विचार करते हैं। सबसे पहला तो बेटा देखो कि किरचॉफ का नियम किस पे, तो कोई द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत तो होता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान कभी संरक्षित रहता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। संवेग की जो संरक्षण का सिद्धांत है, ये हमारा टक्कर जो चैप्टर पढ़े थे फर्स्ट ईयर में उसमें लगता है, और यहाँ किरचॉफ टक्कर में नहीं करंट में। सो ये भी ऑप्शन हमारा क्या, तेल लेना। अब बेटा बात बचा है ऊर्जा का संरक्षण और आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण किरचॉफ का प्रथम नियम लागू होता है, केसीएल, यानी कि किरचॉफ, बोलो किरचॉफ का कौन नियम, प्रथम नियम। और प्रथम नियम को ही हम कौन सा नियम बोलते हैं, जंक्शन लॉ, बोलो जंक्शन। तो यही आंसर है। और ये जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, यानी कि इसको लूप रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप रूल में ये लगता है ऊर्जा संरक्षण। तो सो हमारा आंसर कौन सा है, बी। किस पर करता है, किरचॉफ का पॉइंट जो नियम है वो किस पे काम करता है, बोलो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे। चलो भाई, अभी 12 क्वेश्चन आपको बताए हैं। चलिए अब 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। देखिए ध्यान से, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इनके संयोजन मीन्स होता है जोड़ना है। संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए है हमारा, ए, बी, सी एंड डी। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। 1 ओम, 1/2 ओम, आपका 2 ओम। ऑप्शन है 1/3 ओम। देखो बेटा, सबसे पहला बात तो यहाँ पर हम करेंगे, सॉल्व करने से पहले कुछ बात जानेंगे। यहाँ पर 1 ओम, ओम क्या है, तो प्रतिरोध है, ठीक है, हमारा प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का बात हुआ है संयोजन का, प्रतिरोध का संयोजन का बात हुआ है। तो प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा श्रेणी क्रम, और दूसरा है हमारा क्या बेटा जी, समांतर क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखो बेटा, जब बात होती है श्रेणी क्रम का, तो श्रेणी क्रम में जो है वो धारा नियत होता है, धारा हमारा कांस्टेंट होता है। धारा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो समांतर क्रम में विभव कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, विभव का मतलब वोल्टेज जो होता है हमारा, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, माने वो बदलता नहीं है सभी के लिए। आगे श्रेणी क्रम समूहन में आर इफेक्टिव बराबर जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ... Rn होता है। जबकि समांतर क्रम समूहन में 1/R इफेक्टिव बटा कर करके जुड़ता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ... 1/Rn। देखो बेटा, इसमें श्रेणी क्रम में इसमें प्रतिरोध के मान को जोड़ करके बढ़ाया जाता है, ठीक है। जोड़कर, ध्यान दीजिएगा, जोड़कर प्रतिरोध के मान को क्या किया जाता है बेटा जी, बढ़ाया जाता है, यानी कि मैक्सिमम किया जाता है। तो इसमें जो है बेटा जी, जोड़कर, इसमें क्या करके बेटा जी बोलो, जोड़कर
बोलो, प्रतिरोध के मान को क्या किया जाता है? मान को क्या किया जाता है बेटा जी? घटाया जाता है। अब चलो, अब यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, कि प्रश्न क्या होगा, आंसर इसका सोल्व। या एक चीज और देख लेंगे, ये श्रेणी क्रम जो होता है, अगर आपका एक लाइन में है, एक लाइन में रहेगा, एक लाइन में रजिस्टर हो, एक लाइन में अगर रजिस्टर रहता है तो वो कौन क्रम में होता है? और अगर मोर देन एक लाइन में हो, मोर देन अगर वन लाइन में हो, एक से अधिक लाइन में हो और वो लाइन आपका क्या हो बेटा जी? पैरेलल हो, तो वो कौन क्रम में होता है? समांतर। तो देखिए यहाँ पे कहता है न्यूनतम हमको प्राप्त करना है, ठीक है। तो प्रश्न से हम देख रहे हैं, प्रश्न से जो हमको कहा है वो क्या करने के लिए कहा है? न्यूनतम प्रतिरोध। और न्यूनतम प्रतिरोध कहा है, तो बोलो इसको हम कौन क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में ना, क्योंकि उसमें घटाया जाता है। तो ये हम जो जोड़ेंगे वो कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम होगा। और अगर समांतर क्रम होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r इफेक्टिव बराबर 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। 3 को क्यों? क्योंकि कई को प्रतिरोध यहाँ लिया गया है। चलो बेटा, 1/r इफेक्टिव, नींद मत लीजिए भैया, टाइट होकर खड़ा रहिए, अगला मेहनत कर रहा है। अब पहला प्रतिरोध, सब प्रतिरोध एक एक ओम का है, 1/1 क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? चलो भैया, 1/r इफेक्टिव, या ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, एलसीएम 1 1 1 कितना हो गया बेटा जी? 3 3/1। तो हमको r इफेक्टिव अगर निकालना होगा, उलट देंगे तो हमारा आएगा 1/3 ओम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको समझ में आ गया? तो ये याद रखोगे, यहाँ से बहुत पूछा जा सकता है कि श्रेणी क्रम में जो होता है प्रतिरोध में क्या समान होता है? तो धारा। और समांतर क्रम में क्या नियत होता है? विभव। तो ये बउआ जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्लास स्पेशल भी है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्लास स्पेशल का मतलब ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना क्वेश्चन हुआ है बाबू? 13 हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये प्रश्न तो एकदम क्लास स्पेशल है। इस बार बिहार बोर्ड अब प्लस VVI का लोगो है इसके ऊपर, डिजिट चेंज कर देगा, बट याद रखिएगा। कहता है यदि 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की लंबाई, एक तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। तो प्रतिरोध हो जाएगा। चलो बेटा, ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन सुन लीजिए। 2 ओम ऑप्शन है, 1/2 ओम, ऑप्शन सी है 4 ओम, और ऑप्शन डी है 1/4 ओम। देखिए सोल्व कर रहे हैं। देखो बेटा, ये तो क्लास स्पेशल है। कैसे? क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, अगर किसी तार के लंबाई को खींच करके दुगना कर दोगे तुम, ठीक है, लंबाई को खींच करके क्या करोगे? तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। प्रतिरोध कई गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। इसको एक नहीं 4 बार बोलिए। जब किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई को क्या करते हो? दुगना कर देते हो। क्या करते हो? दुगना कर देते हो, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। याद रखोगे। तो इसमें कुछ विशेष नहीं था। इसका फॉर्मूला है R' बराबर 4R। R' बराबर क्या बेटा जी? 4R। माने जो नया प्रतिरोध होगा वो पुराने प्रतिरोध के कई गुना होगा? 4 गुना। ये कब होगा? यदि तार को खींचकर, यदि तार को क्या बेटा जी? खींचकर क्या कर दिया जाए?
दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दी कोची को जी जाए तो। अब देखिए चलिए आंसर निकालते हैं बेटा जी। आर डैश बराबर 4 इंटू प्रतिरोध यहाँ कितना दिया हुआ है तार का 1 ओम। तो आर डैश बराबर कितना ओम होगा 4 ओम। ऑप्शन कौन सा है? और यही प्रश्न में अगर आपका प्रतिरोध 7 ओम रहा तो कितना आंसर हो जाएगा? सचो 28। अगर 5 ओम रहेगा तो कितना ओम होगा उसको गुणा करोगे तो 20। तो ये प्रश्न में डिजिट चेंज कर सकता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डिजिट चेंज कर सकता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। ये तो जिस बच्चे को नहीं पता एग्जाम ही न दे कि किसी तार को अगर खींचकर दुगना कर दिया जाए, मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ, देख लीजिएगा मेन कॉपी में, कि अगर किसी तार के लंबाई को खींच करके दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, एकदम ये मजाक में नहीं बोल रहे हैं, एकदम सीरियस बोल रहे हैं, आप पढ़ना छोड़ दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है भैया? तो ऑप्शन ए बी सी एंड डी। वह तांबा नहीं बउआ, हीटर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम होता है। तो ऑप्शन ए है तांबा नहीं, गलत जवाब है प्लैटिनम। हीटर से खाना बनाते होंगे आप लोग, ठीक है, बनाते हैं ना जी। हम आज देखिए पहला बार स्वीकार किया कि आप लोग खाना बनाते हैं और खाना बनाते रहेंगे, क्योंकि दिमाग तो है नहीं। तो चलो उसमें जो जिसका इस्तेमाल होता है वो कौन होता है बुआ जी? टंगस्टन जी गलत है। अब क्या है बेटा जी? नाइक्रोम। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नाइक्रोम का उपयोग कहाँ होता है बेटा जी? हीटर के तार में। बोलो हीटर के तार में। टंगस्टन कहाँ पर जी? बल्ब के फिलामेंट में। बोलो बल्ब के फिलामेंट में। प्लैटिनम क्या है? वो एक बहुत बड़े अभिक्रिया को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या कम करने के लिए। तांबा तो तार में, क्वेश्चन है बेटा जी, तार में, तार के रूप में, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे तो बताइए हीटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइक्रोम का। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। भैया विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदल देता है? देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार पूछी जाएगी आप लोगों से, किसी परिपथ का वह गुण, स्वीटी बताएगी, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए है ईएमएफ, ऑप्शन ए बी है करंट, ऑप्शन सी है वोल्टेज वोल्टेज, और ऑप्शन डी है रेसिस्टेंस। अब कहोगे सर इसका पूरा लिखा दिए, क्वेश्चन में ऑप्शन प्रतिरोध, वोल्टेज का मतलब विभव, विद्युत धारा, करंट मीन्स धारा माने विद्युत धारा, ईएमएफ माने विभव का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। तो बताओ सिटी आपको क्या लगता है कौन इसमें जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है? बताइए। तो भैया इसमें एक ही है जो विद्युत को ऊष्मा में बदल देता है, वो है हमारा रेजिस्टर। क्योंकि रेजिस्टर देखिए तो यहाँ पर होता है, रेजिस्टर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टर से जब हम करंट पास करते हैं, करंट का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा हुआ जी?
विद्युत ऊर्जा जब पार करते हैं तो ये रजिस्टर जो है हमारा हीट हो जाता है। क्या होता है? हीट हो जाता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गया है? उष्मा ऊर्जा में। तो इसका आंसर कौन सा हुआ जी? रेसिस्टेंस। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16। ये तो एग्जाम स्पेशल है, क्लास स्पेशल नहीं है, एग्जाम स्पेशल है भैया। ये देखिएगा बहुत बार पूछ चुका है। विद्युत परिपथ हम जानते हैं, बता देंगे इसका क्योंकि क्वेश्चन बैंक आप पढ़े होंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है ए बी सी एंड डी। ए जो है V इंटू आर, ऑप्शन है V स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन है V स्क्वायर बटा आर, ऑप्शन है V स्क्वायर आर इंटू आई। तो शक्ति का यहाँ कौन सा फॉर्मूला होता है? तो बोलो कौन सा हुआ जी? एग्जाम स्पेशल है, बोलिए कौन है? V स्क्वायर इंटू आर। देखिए कहे ना, यहाँ पर टॉप करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ऊपर से नहीं नीचे से टॉप करेंगे लोग। चलो भैया, शक्ति P बराबर जो होता है बेटा जी V स्क्वायर बटा आर होता है, याद रखिएगा। शक्ति का एक फॉर्मूला है V स्क्वायर बटा आर, इसका दूसरा जो फॉर्मूला है बेटा जी देखिए, V बराबर एक फॉर्मूला I इंटू आर होता है। तो P बराबर क्या होगा? V का मान रख देंगे I इंटू आर का स्क्वायर बटा आर, यहाँ हो गया I स्क्वायर आर स्क्वायर बटा आर, एक आर से एक आर कैंसिल। P बराबर एक और फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर इंटू आर। शक्ति का ये दूसरा फॉर्मूला है। शक्ति का तीसरा फॉर्मूला भी हम आइए बताते हैं। शक्ति का तीसरा फॉर्मूला P बराबर क्या होगा? देखो बेटा, V स्क्वायर को V स्क्वायर छोड़ देते हैं, R बराबर क्या लिख सकते हैं? V बटा I। क्या लिख सकते हैं? V बटा, अरे V बराबर I हर है, तो R बराबर क्या हो गया? V बटा, V से A को भी कैंसिल हो गया, तो P बराबर ही, तो I ऊपर चला जाएगा I इंटू। तो शक्ति का ये तीन फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ऑप्शन में तो एक ही था, V स्क्वायर बटा क्या बेटा? R। ये हमारा एग्जाम स्पेशल था, एकदम एग्जाम स्पेशल था। इसके बिना एग्जाम दे रहे हो तो रिजल्ट तो आप समझिएगा ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन 0 जरूर आएगा, उतना तो कन्फर्म है, उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिहार बोर्ड आपके लिए 0 नंबर का सुविधा दे रखा है। यदि हम बोर्ड के अध्यक्ष होते तो आपके कॉपी पर लिख देते, 0 नहीं देते, लेकिन क्योंकि 0 सबसे बड़ा हीरो होता है। और जब पढ़ने नहीं आता तो उसको 0 नहीं देते, हम लिख देते कि आप एग्जाम देने के लायक ही नहीं। बिहार बोर्ड 0 दे करके आपको ये बताती है कि आप फिर से प्रयास कीजिए। इस बार आपको नंबर मैं दिया हूँ, लेकिन दिया हूँ जो 0 है, ठीक है। वहाँ डायरेक्ट लिख देते कि आप एग्जाम देने के लायक ही नहीं है। बताइए प्रश्न को नहीं, एग्जाम स्पेशल था। चलो भैया, एक क्वेश्चन से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हीट स्टोन, ये आपको बोल देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हीट स्टोन सेतु, हीट स्टोन सेतु का मतलब होता है बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज। किस सिद्धांत पर आधारित है? गैल्वेनोमीटर पर? नहीं। विभव मापी पर? हाँ। अमीटर और वोल्टमीटर? नहीं। तो बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज जो है विभव मापी पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए उस बच्ची को आता है, ठीक है, तभी तो वो कल जो है सभी प्रश्न के जवाब को दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत तेज है। चलो भाई बोलो क्वेश्चन नंबर कितना हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 19। टॉपर है इस बार के होने वाले हैं, लेकिन देख लीजिएगा, देखने वाली बात होगी ऊपर या नीचे, ये तय है। देखो संलग्न चित्र में, संलग्न चित्र में ए और बी, संलग्न चित्र में ए और बी के बीच, ए और बी के बीच प्रतिरोध है, ए और बी के बीच प्रतिरोध है। एक फिगर दिया हुआ है, ये बिहार बोर्ड इसको पूछा भी है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3, 3 को रजिस्टर लगा, तीनों रजिस्टर आर है। यहाँ पर घुमाया ऐसे है प्रश्न को, इन दोनों को ऐसे घेर करके इन दोनों को घेर दिया है, और बी ऐसा क्यों किया है मैं ये बता रहा हूँ। ए बी सी एंड डी, ए बराबर है क्या? 2R है, 3R है, R/2 है, R/3 है। देखो भाई, हम जो देखेंगे ना, अगर आप बंद आंखों से देखोगे तो आप लोग कहोगे कि सर ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि एक ही लाइन में दिख रहा है। लेकिन अगर आंख खोल करके देखोगे तो ये तीनों 3 लाइन में है।
ठीक है, एक लाइन, दो लाइन और कितना लाइन, तीन लाइन, तीनों तीन लाइन में है। ठीक है, एक यहाँ लाइन में है, इसका भी रेसिस्टेंस आर है, एक ये भी रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस आर है, ये है, इसका रेसिस्टेंस आर है। यहाँ इसीलिए ये देता है कंफ्यूज आवेगा, क्योंकि तीनों एक लाइन में आप श्रेणी क्रम बना करके आंसर ठोक दोगे, लेकिन है एक्चुअली कौन किसमें है, समांतर। और समांतर अगर क्रम है, समांतर अगर क्रम है तो समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है 1/r इफेक्टिव बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/3 लेंगे, क्योंकि 3 है यहाँ पे। 1/ बेटा जी r इफेक्टिव बराबर होगा 1/1 1/1 प्लस 1/1, तो 1/r इफेक्टिव बराबर 1/1 1 2 1 कितना हो गया 3/1। तो r इफेक्टिव बराबर कितना होगा बेटा जी, उलटना नहीं भूलिएगा, 1/3 ओम। तो इसका आंसर जो होगा 1/3 नहीं करके r दिया था, तो यहाँ r लिखते हम। ठीक है, और एलसीएम r होता तो यहाँ r बटा कितना आता 3, तो आंसर कौन सा बेटा जी, डी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा प्रश्न था। एक कहता है, एक प्रश्न है 38, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना बेटा जी 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, यदि एक 60 बल्ब और 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, ये प्रश्न तो बनाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है। यदि एक 60 वाट तथा 40 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन जो है वो सुन लीजिए, ए बी सी एंड डी, क्योंकि ऑप्शन से होगी कामयाब। कहता है 60 वाट वाला, देखिए जो टॉप करने वाले वो गप कर रहे हैं। ठीक है, 60 वाट वाला बल्ब है, 60 वाट वाला बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा, 60 वाट वाला बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा, 40 वाट वाला बल्ब ज्यादा प्रकाशित होगा। ऑप्शन सी है, दोनों एक तरह प्रकाशित होगा, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। अब देखो बेटा यहाँ प्रश्न क्या है, आप बताइए आपको क्या लगता है, श्रेणी क्रम में यहाँ प्रश्न ऐसा है, देखो ध्यान से, एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, ये बल्ब जो है P1 बराबर आपको कितना वाट का है 60 वाट का, और P2 बराबर कितना वाट का है 40 वाट का, क्योंकि दोनों ही कौन क्रम में जुड़ा हुआ है, अब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो कौन ज्यादा प्रकाश देगा। ठीक है, मोर लाइट कौन देगा, आपको पता है श्रेणी क्रम में दोनों का करंट क्या होगा, सेम होगा, करंट क्या होगा सेम होगा, बट वोल्टेज क्या होगा अलग होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा अलग होगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, तो P बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है V² बटा कितना बेटा जी R होता है ना। चलो ये फार्मूला, अब देखो कोई लाइट ज्यादा कब देगा, यहाँ से ऐसे कीजिए, लाइट मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा, लाइट मैक्सिमम, कोई लाइट मैक्सिमम कब देगा, जब वो हीट क्या होगा मैक्सिमम होगा। बोलो हीट क्या होगा, देखिएगा बेटा दोबारा मौका नहीं मिलेगा, हीट क्या होगा मैक्सिमम। और हीट का एक फॉर्मूला होता है H बराबर I² RT। बोलो H बराबर क्या होता है I² RT। अब देखो बेटा H बराबर, इसमें शक्ति का ले आते हैं बात, तो शक्ति का बात लाने के लिए यहाँ पर V² का मान या R का मान देते हैं, तो R बराबर क्या लिखेंगे V² बटा कितना बेटा जी P, V² बटा P है। तो यहाँ पर देखिएगा I² का I² इंटू R का क्या लिख देंगे V² बटा P इंटू कितना है बेटा जी T।
देखो आई तो कांस्टेंट था, आई क्या था कांस्टेंट, तो आई कांस्टेंट था तो भी बराबर एक बार ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे रेसिस्टेंस वेरिएशन करना है, ठीक है, क्या बैलेंस करना है रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज की यहाँ तो बात नहीं। तो देखो भी बराबर क्या होता है आई इंटू, बोलो भी बराबर आई इंटू, तो देखो एच बराबर क्या हो गया आई स्क्वायर इंटू, भी की जगह लिखेंगे तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी बटा पी, ठीक है। चलो बेटा आई के मान को तुम हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आई दोनों में क्या है कांस्टेंट, तो एच बराबर अभी हमारा क्या आ गया आर स्क्वायर बटा पी इंटू क्या हुआ जी टी। टाइम की बात नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ शक्ति का बात है, यानी कि इसका मतलब है कि एच मैक्सिमम किसका होगा, जिसका पावर क्या होगा, पावर क्या होगा मिनिमम होगा। तो बताओ, अब आप बताओ कि कौन ज्यादा प्रकाश देगा, 40 वाट देगा, ठीक है, क्योंकि पावर इसका क्या है मिनिमम है। समझ में आ रही बात। चलो भैया तो समझ लीजिए, ये भी आपके महत्वपूर्ण में से एक प्रश्न थे, ठीक है। सिर्फ बैठ के देखते रहिए, घर पर तो पढ़ना उड़ना है नहीं, आराम से आए हैं नींद मार रहे हैं। तो चलिए सर आए तो है ना क्लास में। क्वेश्चन नंबर 20, जिस दिन पूछने का रहेगा आएगी नहीं, हेलो फरमाइश है, जिस दिन मन हुआ आइए, जिस दिन मन नहीं है नहीं आइए। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है। कल इन लोगों को बहुत दिक्कत था भाई, आए नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अभी सम्मिलित शक्ति पूछता है कि सम्मिलित शक्ति क्या होगा। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितनी होगी। ये भी बहुत बार बिहार बोर्ड क्या किया है, तो आइए इसको देखते हैं। ये भी क्लास स्टेशन है, कहता है 60 वाट और 60 वाट और 40 वाट के 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। देखिए बेटा जी, ऑप्शन हमारा जो दे रखा है, ऑप्शन पर देखिएगा 100 वाट, ऑप्शन बी है 2400 वाट, ऑप्शन सी है 30 वाट, ऑप्शन सी है 24 वाट। तो बिहार बोर्ड में देखे हैं कि बउआ हर विद्यार्थी कितना मार देता है 100 वाट, क्योंकि 40 और 60 कितना होता है 100, क्योंकि बेवकूफ लोग जितना भी रहता है वो कौन बोर्ड से पढ़ता है बिहार बोर्ड, इसीलिए उसके आंसर कौन से होते हैं 100 वाट। लेकिन देखिए जो बिहार बोर्ड को छोड़कर के अदर बोर्ड से हैं वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि पहले किस क्रम में बात है, श्रेणी क्रम बना करके दो बल्ब बना लेगा, बता देगा यहाँ पर P1 बराबर है 60 वाट, यहाँ P2 बराबर है 40 वाट। वो बोल देगा दोनों में करंट कितना है हमारा भैया आई, दोनों में करंट क्या है, तो वोल्टेज कितना है V1 और क्या है, कहेगा कि अब यहाँ टोटल की हमको शक्ति निकालना है, ठीक है। तो उसकी टोटल की शक्ति कैसे निकालेगी, तो भैया यहाँ पर V बराबर क्या फॉर्मूला होगा, V1 प्लस V2 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इस वोल्टेज को हमको बदलना किस में है, तो वोल्टेज को शक्ति में बदलेंगे तभी काम आएगा। तो अभी देखिए शक्ति का कई गो फॉर्मूला आया था, ठीक है। V बराबर आया था I इंटू क्या हुआ जी, V बराबर क्या आया था I इंटू, अगर दोनों साइड हम I से गुना कर दें तो देख लीजिएगा I से करने पर ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P2। यहाँ 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100 वाट, जो कि गलत है, क्योंकि आप ऐसा गुना नहीं कर सकते यहाँ पे करंट से। और यहाँ वोल्टेज इसमें V बराबर V1 प्लस V2 तो होता है, लेकिन दोनों को जोड़ करके, तो यहाँ पर आखिर हम कहाँ से बनाएंगे, ये बिहार बोर्ड वाला तुतुर बना। अब देखिए बउआ जो CBSE आए, CBSE हो गए, हमारे ICSE हो गए, या फिर
ICSE, ठीक है। या जो बॉयज लोग हो गया वो ऐसे बनाता है, ये सब जो गर्ल्स लोग हैं वो जितना जल्दी से जल्दी आंसर को लाने का प्रयास करता है, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी का अति होता है। तो आइए देखिए वो क्या करेगा। बात कौन सी क्रम की हो रही हुआ, बोलो, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का हो रहा है, तो आर इफेक्टिव बराबर क्या पढ़ाया गया है, R1 प्लस क्या R2, R1 प्लस R2। अब बउआ जी एक फॉर्मूला होता है, P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा क्या होता है R। तो R बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बाई क्या हुआ जी, V स्क्वायर बाई P। तो यहाँ पर देखिए R इफेक्टिव बराबर क्या लिखोगे, V स्क्वायर बटा P इफेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R1 बराबर क्या लिखोगे, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी आपको देखना है वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर करंट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से और एक बार फॉर्मूला पहले निकाल लो। देखो R बराबर V बराबर क्या होता है IR, V बराबर क्या होता है तो V बराबर, तो यहाँ तो R है और V के जगह पर लिख देंगे IR का क्या बोली बटा कितना बेटा P। तो देखो R बराबर ऊपर करोगे तो कितना हो गया I स्क्वायर R स्क्वायर बटा कितना R से R क्या हो गया कैंसिल। तो तिरछे गुना करोगे तो P बराबर क्या हो गया I स्क्वायर इंटू, तो हमको R बराबर क्या हो गया P बटा कितना बेटा जी P बटा I स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पर R1 बराबर क्या होगा, ये तो वही आ रहा है भैया 100 बार। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेते हैं। सही बात बोला है आंसर, क्योंकि दोनों ही तरफ से आंसर जा रहा है तो 100 बात आ रहा है और हम जानते हैं कि आंसर गलती है एकदम पक्का, क्योंकि लड़की लोग के पास दिमाग नहीं होता। आप लोग बना के आएंगे इसको, ठीक है।